नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक और वीडियो के साथ स्वागत है। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट 7 से 8 ओटी हैं, उन्हें देख लेते हैं, जो कि आपके पेपर में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो एक तुम्हें अवकल समीकरण दिया जाएगा और उसमें या तो आपसे कोटि पूछी जाएगी या पूछा जाएगी आपसे घात। ठीक है, दोनों के बारे में पहले थोड़ा समझ लो। कोटि सबसे ज़्यादा बार अवकलन, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़्यादा बार अवकलन हुआ हो वही होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ हो वही क्या होगी, कोटि होगी। और घात क्या होती है, जो अवकलन मतलब कोटि होगी, जो कोटि होगी ना। यहाँ पे देखो, फिर से थोड़ा हम इसको पहले हटाएं। देखो, हमने क्या बोला, कोटि क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया हो। घात क्या होगी, मतलब जिसकी जो कोटि है ना, कोटि उसी पे कितनी घात लगी है, मतलब जिसके जिस पे ज्यादा बार अवकलन किया गया हो उसकी घात। मतलब अब समझ में आएगा तुम्हें सवाल से। देखो, मेरी सिंपल एक भाषा समझ लो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि कोटि क्या है। कोटि सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया हो वो है, और बाप पे कितनी ज्यादा घात लगी है वही नहीं। मतलब सबसे ज्यादा बार अवकलन, फिर उस पे घात कितनी है वही उसकी घात होगी। जैसे ये वाला अवकलन समीकरण है, इसमें देखो यहाँ पे 2 बार अवकलन है, मतलब D2। इस पे 2 लगे हैं तो मतलब 2 बार अवकलन है। इस पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 बार है। इस पे एक भी बार नहीं, मतलब बाई है, ये फलन है। इस पे 0 बार अवकलन किया गया है, इस पे 1 बार किया गया है, इस पे 2 बार किया गया है, इस पे 2 है। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम 3 कर देते ऐसे, D3y/में तो ये जो 3 है तो अवकलन कितनी बार किया गया, 3 बार। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब हम इसका आंसर बताने वाले हैं। समझो, इस पे देखो 2 बार किया गया है अवकलन, इस पे 1 बार किया गया है, इस पे 0 बार किया गया है। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ पे हुआ है, ये वाले फलन में। तो कोटि सबसे ज्यादा कौन सी होगी, 2। तो इसके लिए जो कोटि है, कोटि ये पहले वाले सवाल के लिए कोटि कितनी आ जाएगी, 2। अगर इसमें घात की बात करता, इसी वाले सवाल में अगर घात पूछता तो हम घात कितनी बताते। यही जो कोटि है ना, इस पे देखो घात कितनी है। कोई भी घात नहीं है तो मतलब एक घात है। ठीक है, कोई भी घात नहीं है तो एक घात है। अगर घात लगी होती, यहाँ पे 3 होती तो 3 बोल देते, 13 होती तो 13। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। जितनी ज्यादा बार अवकलन किया गया हो, अवकलन कैसे पता होगा, देखो इस पे 0 बार होता है, ये D2 बाई/में dx है, इसका मतलब 1 बार किया गया है। D2 बाई/में dx², इस पे 2 बार हुआ है अवकलन। D3 बाई/में dx³, इसका 3 बार हुआ है। D4y/में dx⁴, इसका भी 4 बार हुआ है। मतलब जैसी घात लगी हो, और इसे हम ऐसे बाई 1 भी बोल देते हैं, इसे बाई डैश डबल डैश, इस पे बाई 3 डैश, इस पे बाई 4 डैश। ठीक है, इसको या करके समझ लो, बराबर बराबर बराबर, ये सारी चीजें बराबर है। समझ गए कितनी बार अवकलन कैसे होता है, ये मैंने यहाँ पे साइड में बना दिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार अवकलन, उसी को हम कोटि को कहते हैं, और उस पर कितनी घात लगी है वही घात हो जाती है। दूसरा सवाल में हमसे पूछा है घात। घात कैसे निकालेंगे, हमें कोटि देखनी पड़ेगी। देखो कोटि यहाँ पे कितनी है, एक बार अवकलन हुआ है। यहाँ पे भी कितना, 1 बार अवकलन हुआ है। इस पे कितना, 2 बार अवकलन हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कोटि, कोटि इसकी कितनी होगी, कोटि बताओ। कोटि ये वाले सवाल की होगी 2। और घात हम पूछते तो घात बताओगे, जो कोटि है उसी पे देखो घात कितनी है। कितनी भी नहीं लगी है तो मतलब 1 लगी है। ठीक है, अब ये वाला सवाल है, इसमें हमसे पूछा कोटि भी पूछी है और घात भी पूछी है। तो बताओ, देखो इस पे एक भी बार नहीं, मतलब 0 बार। इस पे 1 बार, इस पे 1 बार। तो इसमें कोटि कितनी होगी, कोटि, कोटि सिंपल है, सबसे अधिकतम बार अवकलन कहाँ, यहाँ पे भी हुआ है। तो कोटि कितनी हो गई, कोटि 1 है। अब घात पे बात आई, घात भी तो पूछी है, घात कितनी होगी, कोटि 1। अब घात, घात कैसे निकालेंगे, सबसे
अब इसमें देखो घात इस पे भी 2 है और इस पे कितनी है 1। तो अब सबसे अधिकतम घात किस पे है, इस पे है या इस पे, तो 2 वाले पे, तो मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। पॉइंट समझा क्या बोला मैंने। अगर कोटि सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी कोटि। कोटि कैसे निकालते हैं, सबसे अधिकतम बार किया गया हो अवकलन, तो वो कोटि हो जाएगी, और उस पे लगाई गई हो घात, तो उसको हम घात बोल देंगे। अगर दोनों की कोटि समान आ जाए, मतलब इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो फिर देखेंगे अधिकतम घात किसकी है, तो अधिकतम घात होगी वही घात लिख देंगे, और कोटि तो दोनों की समान है तो कोटि 1 ही आएगी। समझ गए। थोड़ा इनको अब कैसे भी समझना है, अब इन्हें समझ लेना भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आगे अवकल समीकरण इतना इतना है। अब इसमें हमें कोटि भी बतानी है और घात भी बतानी। कैसे, देखो यहाँ पे 1 बार किया गया है, यहाँ पे भी 1 बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार हुई है। देखो अवकलन, देखो D2 है ना, मतलब 2 बार है। तो अगर हमसे इसकी कोटि पूछता तो हम बता देते कितनी है कोटि, 2, सबसे ज़्यादा बार अवकलन, तो 2 हो गई। अब हम इससे की बताएंगे घात। घात जब भी अगर कोई फलन है और फलन में साइन लगा है, साइन लगाया है और उसका अवकलन हो गया है, देखो यहाँ पे अवकलन हुआ है और उसके साथ साइन लॉग ऑग लगा होता है, साइन हो अगर लॉग हो और यहाँ पे dy/dt ऐसे कुछ भी लिखा हो, तो उसकी हम घात निकालना नहीं निकाल सकते, मतलब अपरिभाषित का लिख देंगे, अपरिभाषित। समझ गए। अब कहोगे सर जी जो ऊपर था उसमें भी तो साइन था, यहाँ पे देख लो, ये देखो ये साइन तो है, लेकिन इसके साथ इसका अवकलन जो बाई है ना, बाई का अवकलन नहीं हुआ है, ठीक है। बाई का अवकलन हुआ है नहीं हुआ है, अवकलन नहीं हुआ है तो हम इसको जोड़ेंगे ही नहीं, तब हमने इसकी घात का अस्तित्व है। लेकिन यहाँ जो साइन है, साइन के साथ जो बाई आया है ना, बाई का अवकलन भी हो गया है। अगर बाई का अवकलन हो गया है तो घात का अस्तित्व नहीं होगा। साइन त्रिकोणमिति फलन के साथ अगर जो बाई आता है, अगर सिंपल बाई लिखा है तो वो चलेगा, उसकी घात निकाल सकते हैं। अगर साइन है त्रिकोणमिति फलन और उसके साथ जो बाई है और उस पे अगर अवकलन हो गया है ऐसे dy/dx, तो उसका जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, नीचे वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछी, घात और कोटि। कोटि क्या बताएंगे, इस पे 4 बार अवकलन हुआ है और ये यहाँ पे बाई पे घात कितने हैं 3 डैश, तो मतलब 3 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि हम बताएंगे सबसे अधिकतम बार अवकलन। सबसे अधिकतम बार अवकलन कितना हुआ है 4, तो 4 हो गया। और सबसे वो अब घात बताएंगे। घात, घात इसकी अस्तित्व में नहीं होगी क्योंकि ये साइन लगा है, साइन के बाद जो बाई था, बाई का तो अवकलन है, मतलब ये 3 डैश को ऐसे लिख सकते हैं बाई 3/dx3, तो ये लिख देंगे, तो मतलब इसका अवकलन हुआ है, अवकलन हुआ है तो मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा, घात का अपरिभाषित होगी, मतलब अस्तित्व में नहीं है, अपरिभाषित, ठीक है। कोई भी घात निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये समझ लो घात वाला यही कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे भाई। देखो क्या समझना है इसमें, कोटि निकालने के लिए सबसे अधिकतम बार अवकलन किया गया हो। अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे बाई लिखा है तो मतलब एक भी बार अवकलन नहीं हुआ है, बाई डैश है मतलब 1 बार है, या dy/dx है तो भी 1 बार, बाई डबल डैश है मतलब 2 बार अवकलन हुआ है, या d2/dx² तो भी 2 बार, अगर q लगा है तो 3 बार, या 3 डैश, बाई पे घात 3 डैश कर दो तो बाई पे घात 4 डैश तो 4, ठीक है। और इसमें लॉजिक ये है, सबसे अधिकतम पहले देखेंगे कोटि के लिए, फिर अगर दोनों की कोटि समान हो तो कोटि तो समान ही हो जाएगी, फिर अगर घात में सबसे ज़्यादा होगी वो घात लिख देंगे, अगर दोनों की घात समान है तो समान लिख देंगे। इसमें देखो साइन के साथ जो बाई आया है इसमें अवकलन नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसके घात के अस्तित्व था। ये साइन है, साइन के साथ dy/dx मतलब इसका अवकलन हुआ है, अवकलन हुआ है तो इसको अपरिभाषित है, अगर अवकलन नहीं हुआ होता तो परिभाषित होती, मतलब कितनी घात है, ठीक है। और ये देखो ये साइन है, साइन के साथ dy3 है तो मतलब इसका भी 3 बार हुआ है, इसका 4 बार, तो 4 तो कोटि होगी, लेकिन इसकी घात की अपरिभाषित क्यों हुई, क्योंकि इसमें साइन के साथ 3 बार अवकलन हुआ है बाई का, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक और पॉइंट, ठीक है, ये भी समझ लो। देखो ये देखो 3 कोटि है, ध्यान से समझना, 3 कोटि और एक अवकल समीकरण का जो विशिष्ट हल है उसमें उपस्थित क्या निकालना है हमें, स्वेच्छ अचरों की संख्या। स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी,
तो इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो है विशिष्ट हल। समझ लिया, विशिष्ट हल है ये सबसे मोस्ट है। और ये नीचे है ना, इसमें भी 3 कोटि है, इसमें भी 3 कोटि है, ठीक है, ये भी अवकल समीकरण है, और यहाँ पे भी जो है ये भी अवकल समीकरण यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान देंगे। ये क्या है, व्यापक हल, और ये क्या है, विशिष्ट हल। और इसमें भी पूछा है स्वेच्छ अचरों की संख्या, और जो इसमें भी है ये भी यहाँ पे भी पूछा है स्वेच्छ अचरों की संख्या, ठीक है। अब भाई फोकस करो यहाँ पे, क्या अब हम बता रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है वो देखो। यहाँ क्या पूछ रहा है, विशिष्ट हल, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विशिष्ट हल, यहाँ पे विशिष्ट हल पूछा है, यहाँ पे व्यापक हल। जब भी विशिष्ट हल आए तो उसके जो स्वेच्छ अचर होंगे तो उनकी संख्या होगी 0, ठीक है। और जब भी व्यापक हल पूछे उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या होगी जितनी कोटि हो, कोटि कितनी है 3, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3। 3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी से लिख दो, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ठीक है। ध्यान में आ गया। अगर विशिष्ट कोई चीज विशिष्ट होगा मतलब कोई महान लोग हैं ना, महान लोग होंगे तो उनमें क्या होता है, ईगो होता है वो कम होता है, 0 होता है। जैसे मान लो तुम कहाँ जा रहे हो, अगर हम थाने में गए, ठीक है, अगर सिपाही से बात करेंगे थोड़ी बहुत तमीज से बात नहीं करते हैं ज़्यादातर केस में, और जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो एसआई वगैरह होते हैं, उनसे बात करोगे तो वो नॉर्मल करेंगे। उनसे ऊपर जाओगे, टीआई हैं, डीएम हैं, कितने मतलब नॉर्मल टाइप से बात करेंगे। तो विशिष्ट हो गया। तो विशिष्ट में मतलब विशिष्ट लोग होंगे वो शांति से बात करते हैं, मतलब 0। और जो व्यापक होते हैं मतलब अपनी व्यापकता फैलाते हैं, मतलब अपनी दिखाते हैं, मतलब बिन भी अगर 3 स्टार लगे हैं तो 3 के तीनों ही दिखाएंगे, ठीक है। अगर 4 स्टार ऐसे हमने कह दी 4 कोटि, तो अगर वो व्यापक होंगे तो वो कितने दिखाएंगे, 4 के 4 हो। और अगर विशिष्ट हल हमने बोल दिया इसमें व्यापक में जितने के जितने, और विशिष्ट में 0, चाहे इसमें 4 कोटि कर लो, चाहे 50 कर लो, चाहे 100 कर लो, जितनी भी होगी विशिष्ट हल है तो उसमें स्वेच्छाचार की संख्या 0 होगी। और 3 कोटि की अगर व्यापक हल है तो उसमें जो स्वेच्छाचारों की संख्या होगी वो 3 होगी, जितनी कोटि वितनी। अगर यहाँ पे 4 कोटि कर देंगे तो व्यापक हल में स्वेच्छाचारों की संख्या 4 हो जाएगी। अब यहाँ से जो हमने कुछ समाकलन के फॉर्मूले लिखे हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर से ही है, मतलब जो पिछले साल पूछे गए हैं, तो अब इन्हें देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है समाकलन हमें बताना है tan x का। tan x का जो होता है log sec x होगा, जो आपके पेपर में यही लिखता है, और कहीं कहीं माइनस के log cos x प्लस c ये भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तुम्हारे जो जोड़ी में आएगा वो यही आएगा log sec x, ठीक है। और cot का क्या आ जाएगा, log sin, कॉट में क्या आएगा, लॉग साइन, याद करते ही चलना, ठीक है, लॉग साइन। और इसका आपको डायरेक्ट याद कर लो, एक्स लॉग एक्स माइनस का 1 और प्लस सी, ये क्या है, लॉग एक्स का समाकलन। अगर लॉग एक्स का अवकलन होता है ऐसे d/dx लॉग एक्स, तो कितना होता, 1/x। समझना ये थोड़ा अंतर है। लॉग एक्स का अगर समाकलन पूछे तो x log x माइनस के 1 प्लस सी, और कॉट का कितना log साइन प्लस सी, tan का log sec x, ये आपके पेपर में आता है, ये हम कहीं कहीं सवाल में लगाते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। इसको अगर हम माइनस को ऊपर लेके जाएं, ये छोड़ो, अब इतना नहीं करना है। अगर समाकलन 1/x² प्लस ए या 1/a² प्लस ए, इनमें थोड़ा ही तो अंतर है, ए को आगे कर लिया, इसमें पीछे कर लिया, तो ठीक है, ये दोनों समान ही है। प्लस वाले में हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये जो माइनस वाला है देखो, इसमें a² आगे है, इसमें पीछे है, तो ये अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। देखो इसमें माइनस वाला आगे पीछे किया तो इसमें दोनों अलग बन गए, लेकिन प्लस वाले में एक ही हो जाते हैं, चाहे आगे कर लो चाहे पीछे कर लो। ये वाला जो सूत्र है, इसका जो सूत्र है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होता है, ठीक है। प्लस वाले में हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाले के लिए
अलग अलग सूत्र बन जाएंगे अगर हमने माइनस प्लस कर दिया। जो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का है वो कितना आएगा, 1/2a लॉग लॉग a प्लस एक्स और बटे में a माइनस एक्स, ठीक है, इतना आएगा। और अगर हमने a पीछे कर दिया और x को आगे लिख दिया और माइनस लगा दिया, तो इसका हो जाएगा 1/2a लॉग कितना आएगा, x माइनस a बटे में x प्लस a। याद कर लेना, ठीक है। अगर ये माइनस आगे पीछे करेंगे इतने में ही चेंज हो जाएगा। ये थोड़े सूत्र हैं, इन्हें याद कर लो भाई, तो आपका कुछ उम्मीदें हैं भाई। देखो 1/रूट के अंदर कितना है, a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, सिंपल साइन इनवर्स x/a और प्लस c। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर ये देखो a² माइनस एक्स स्क्वायर था, केवल इसमें रूट ही तो लग गया, रूट लगा तो ये बन गया, रूट नहीं लगा था तो ये था, ठीक है। रूट के बाहर थे तो लॉग वाले थे, रूट के अंदर तो साइन इनवर्स ये आ गया, ऊपर ये टेन इनवर्स था, ऊपर ये तो सिंपल थे। अब इसके बाद ये फिर आ गया। अब देखो ये प्लस में था, अब आगे ए था, ठीक है, माइनस वाले में। अगर यही देखो माइनस वाला अब हमने पीछे कर लिया, देखो थोड़ी तो चेंज है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे पीछे कर लिया तो ये एक नया बन गया। लेकिन प्लस वाले में नहीं होता है, प्लस वाले में सेम टू सेम ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये वाला क्या बनेगा, लॉग, ठीक है, लॉग, ये वाला कोष्टक हटाओ, देखो लॉग कोष्टक x प्लस रूट के अंदर x² माइनस का a² और प्लस c, ठीक है। ये इसके लिए ये सूत्र बनेगा। इसके लिए तो सिंपल log x प्लस रूट के अंदर x² प्लस a² और प्लस c। देखो इसमें आगे पीछे हम कर सकते हैं, प्लस वाले में a को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाले में अगर आगे पीछे किया तो वो नया सूत्र बन जाता है। इसमें देखो a² अगर आगे है माइनस के x² है तो साइन इनवर्स बन गया रूट के अंदर। अगर ये x² को आगे कर दिया, a² को पीछे कर दिया तो log x प्लस रूट के अंदर देखो जो यहाँ पे है x² माइनस a वो यहाँ पे है, ठीक है। अब ये वाला सूत्र हमने आज ही सवाल बताया, देखो 1/2 x रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a और प्लस c। और इसके लिए क्या बनेगा, 1/2 x रूट के अंदर क्या लिखा है इसमें x² माइनस a, तो x² माइनस a और माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। इसमें क्या है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, a² लॉग, ठीक है, कोष्टक में x प्लस रूट के अंदर जो लिखा है वही लिख दो, x² माइनस a² और प्लस c, ठीक है, इतना लिख देंगे। समझ लिया। देखो ये वाला तो सूत्र आपको याद ही करना है क्योंकि इससे सवाल भी आएगा गृह क्षेत्र से, ठीक है। और ये दोनों कैसे करेंगे, 1/2 x रूट के अंदर जो था वो लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस a² लॉग और x प्लस और ये पूरा रूट के अंदर। अब इसके लिए भी जो बनेगा तो 1/2 कोष्टक में x प्लस देखो a², देखो ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला कोई सही बात एक लिख दो, दोनों के दोनों राइट के आएंगे। और ये इसमें दोनों में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, a² लॉग कोष्टक में x प्लस रूट के अंदर जो उसमें लिखा है वही लिख दो, कोष्टक बंद और प्लस c, ठीक है। इतने थे, इम्पोर्टेंट थे, मैंने बता दिए हैं और इसमें कुछ नहीं है। और जो है देख लो, मैं बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या क्या हो सकता है। देखो एक ये है, अगर a बराबर जो aij है ना, इसमें अगर एक गुणती n लिखा है तो इसे हम बोलेंगे पंक्ति अपव्यय, पंक्ति अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय क्यों बोलेंगे, देखो ये जो कोटि होती है वो m क्रॉस n होती है। m का मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, जो n होती है वो होता है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या।
और जो पंक्ति आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, पंक्तियों की संख्या एक, जौन सा आव्यूह उसमें वितनी संख्या कितनी होगी, एक। पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या एक, तो पंक्ति एम, एम का मान कितना है, एक ही तो है, तो इसे हमने पंक्ति आव्यूह। अगर हम ए बराबर ऐसे लिख देते, ए आई जे और एम क्रॉस एक, तो अब हमने ये एन बराबर कर दिया, ये एन ही तो लिखा है, एन का मान कितना है, एक। अगर एन का मान एक है तो वो क्या हो जाएगा, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या, स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी होती है, एक। एक तो पॉइंट ये हमने बता दिया। दूसरा ये लिखो, देखो अगर के ए का मोड बराबर बाहर निकलेगा तो के पे घात एन और ए का मोड, जो एन है ये कितनी है, कोटि, कितनी कोटि दी, अगर हमने बोल दिया 3x3 की कोटि का एक आव्यूह है तो के ए का मोड बराबर ज्ञात करो, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, के पे घात एन और ए का मोड, यही तो इसका सूत्र है, के पे घात एन, एन का मान कितना है 3x3 मतलब 3 और ए का मोड आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये है, अगर इसी की जगह पे ये पूछा एडजॉइंट बताओ, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए पे ए की मोड पे घात एन माइनस एक, मतलब अगर हमने बोला 3x3 की कोटि है तो एडजॉइंट, एडजॉइंट ए का मोड बताओ, तो हम तो बोल देंगे कि सूत्र होता है ए का मोड पे घात एन माइनस एक, एन का मान कितना है, तीन, तीन की कोटि है तो तीन आ जाएगा, तो ए पे घात तीन माइनस एक कितने आ जाएंगे, ए का स्क्वायर, ठीक है। इतना याद कर लिया, फिर ये दोनों समझ लेना। ये जो हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, ये आपके पेपर में आए हुए हैं इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आव्यूह है, आव्यूह उसमें मान लो ये विकर्ण के अवयव 0 है, तो आव्यूह का मान कितना होगा, आव्यूह का मान, आव्यूह का मान होगा 0, ठीक है। अगर मान लो विकर्ण 0 नहीं है तो क्या 0 होंगी, पंक्ति 0 होगी, तो पंक्ति या तो ये वाली 0 हो या बीच वाली 0 हो या ये वाली 0 हो, तो भी आव्यूह का मान क्या होगा, आव्यूह का मान, आव्यूह का मान क्या होगा, 0 होगा, सिंपल। आव्यूह का मान कैसा होगा, 0। और एक भी पंक्ति हो सकती, मान ले ये वाली पंक्ति नहीं है तो ये वाली होगी 0, ये वाली नहीं है तो ये वाली 0, ठीक है, समझ लेना। अब मान लो पंक्ति नहीं है तो क्या, स्तंभ 0 होगा, मान लो ये वाला स्तंभ 0 है, ये नहीं है तो ये वाला, ये नहीं है तो ये वाला, ठीक है, या तीनों 0 होंगे, या 2 0 हो या 1 0 हो, कोई भी 0 हो या तीनों 0 हो, तो भी जो आव्यूह होगा, आव्यूह का मान कितना होगा, आव्यूह का मान 0 ही होगा, ठीक है, 0 होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये देख लेना, जो तत्समक, तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह को हम कैसे बताते हैं, आई से, और जो आई का मान होता है वो कितना होता है, एक। अगर आई को हम बोले 1x1 के लिए आव्यूह बनाओ, आई का तत्समक आव्यूह 1x1, 1x1 के लिए, तो हम कितना लिख देंगे, एक। अगर हम बोले आई का 2x2 मतलब 2 कोटि के लिए बनाओ, आई का मान कितना बनाएंगे, 1 0 0 1। अगर हम बोले आई का 3x3 के लिए बनाओ, तो 3x3 के लिए आई का कैसे बनाते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या है, आव्यूह, तत्समक आव्यूह को, ये 2 कोटि के लिए ये बनेगा, 3 कोटि के लिए ये, 1 कोटि के लिए ये। अब इसके बाद अब हमसे पूछेगा, अगर देखो ए डैश है, अगर बराबर ए है तो मतलब क्या है, ये सममित है, सममित, सममित आव्यूह। अगर ए डैश बराबर माइनस का ए है तो ये क्या है, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अगर ए डैश का डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है। ये अगर ए बी का हम इनवर्स निकालें तो क्या उल्टा निकाल देंगे, कैसे, बी का इनवर्स निकाल देंगे और ए का इनवर्स निकाल देंगे, देखो बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ये डायरेक्ट सूत्र है, ये आएगा। देखो ए पे इनवर्स निकाल देंगे तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। ए पे इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, ए। नहीं आया समझ में,
नहीं आया, देखो नहीं आया तो डायरेक्ट याद करो। देखो ए पे डैश निकालेंगे तो ए बी पे इनवर्स निकालेंगे तो पहले पीछे से बी पे इनवर्स और ए पे इनवर्स। ऐसे अगर हमने ए बी पे डैश किया तो बी पे डैश और ए पे डैश, है ना। इनवर्स निकालोगे तो डैश निकालोगे तो दोनों ऐसे ही निकलेंगे। इन्हें देख लेना, देख लो। ए पे डैश निकालेंगे तो ए, अगर इनवर्स पे इनवर्स निकालेंगे तो भी ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो भी पीछे से खुलेगा बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर डैश निकालेंगे तो ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब इसके बाद 4 पार्ट में जाएंगे तो मैं सारणिक का मान निकालना आना चाहिए। सारणिक का मान पूछेगा तुमसे, कैसे भी करके निकालना है मान। और इसके बाद जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इससे सवाल आएगा, सिंपल, क्लियर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है ये, इससे सवाल आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। और इसके बाद 2 पार्ट में तो पता ही है, अगर साइन इनवर्स ये -x है तो माइनस का साइन, ये वाले से सूत्र बनेगा, ये वाले से सवाल, ये साइन वाला कॉस वाला टेन वाला, ठीक है ये। और इसके बाद वो प्रांत परिसर, ये दोनों होते नहीं, साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, टेन इनवर्स के, सेक इनवर्स के, कोसेक इनवर्स के, ये सारे इन्हें करना है फिर, ठीक है। एक पार्ट में जो हो गए, अब इसके बाद अब हम और एक और बता देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सारी चीज़ें आज ही हम कंप्लीट करा देंगे, नो टेंशन। थैंक यू।